गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? तो पढ़ाई अपनी जारी रखिए। जैसा कि अभी पेपर में निकला था कि जल्द ही लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है और साथ में ही उसकी कानूनगो की भी वैकेंसी आएगी। तो अभी हम जीएस पढ़े थे, तो हम अल्टरनेट जो है एक दिन जीएस पढ़ेंगे और एक दिन हिंदी पढ़ेंगे। क्योंकि ये दो टॉपिक हैं जो जीएस और हिंदी अगर ये कवर हो जाएंगे तो काफ़ी हद तक हम इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने की स्टेज में पहुंच जाएंगे। जीएस और प्लस हिंदी, तो ये थोड़े लेंदी भी होते हैं और इनमें टाइम भी लगता है और इन फैक्ट बहुत ज़्यादा याद करने के लिए रहते हैं। जैसे जीएस में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने के लिए रहती हैं, हिंदी में भी विलोम हो गया, तत्सम तद्भव, संधि, पर्यायवाची, ये सब याद करने के लिए रहता है। तो इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसको हम पहले ही से दोनों कवर कर लेंगे और फिर हम दूसरे स्टेज में हम मैथ को और प्लस ग्रामीण परिवेश को पढ़ेंगे। ओके। तो हिंदी अब हम पढ़ने, तो हिंदी की स्ट्रेटेजी हमारी ये रहेगी कि हिंदी में आपको केवल अभी एक ही बुक लेना है और वह है लूसेंट की समान हिंदी। तो लूसेंट की समान हिंदी जिन लोगों के पास ना हो तो वो ले लें और इसी से आपको बिल्कुल अक्षरशः A to Z इसका पूरी बुक को पढ़ना है। ठीक है, पूरी बुक को पढ़ना है और कोई भी बुक नहीं पढ़नी है। बुक तो ऐसे हरदेव बहारी की भी आती है आपकी, ठीक है, पृथ्वीनाथ पांडे की भी आती है, लेकिन उस लेवल का इसमें पूछा ही नहीं जाता। जो लेखपाल की परीक्षा है वो 10+2 लेवल की है, इंटर पास की, तो उसी लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं। अब मैंने राजस्व लेखपाल का एग्ज़ाम दिया था और चकबंदी का जो विवाद में हुआ था उसका भी मैंने दिया था। हमारा रिटर्न दोनों में हुआ था। राजस्व लेखपाल का मैंने फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट से दिया था, उसमें भी मैंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन इसमें फाइनल मेरा नहीं हो पाया था। और फिर चकबंदी का मैंने दिया था तो इसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया था। तो जब मैंने दोनों पेपर दिए राजस्व के और चकबंदी के, मेरे दोनों में इसमें रिटर्न में मैं क्वालिफाई कर गया। तो मैंने देखा जो प्रश्न जिस तरह के आते हैं तो लूसेंट से बाहर के प्रश्न नहीं आएंगे। जो कॉन्सेप्ट है वो आपको लूसेंट से पढ़ना है, इसमें क्वेश्चन भी दिए हैं। तो पूरी बुक हम अगर इसको पढ़ लेंगे तो हमारा जो हिंदी के प्रति हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा मजबूत हो जाएगा और फिर हम इसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और फिर इसके बाद हम एक बुक आती है कि आदित्य की समान हिंदी की, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिए हुए हैं, यूपी पुलिस के हैं, यूपीएसआई के हैं, जो जितने भी एग्ज़ाम हुए होते हैं, पेट के, टीजीटी। तो इससे हम इस लूसेंट को पढ़ने के बाद जब हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्का हो जाएगा, सन तत्सम तद्भव प्रत्यय, ठीक है, तो जब हमारा कॉन्सेप्ट पक्का हो जाएगा तो इसके बाद फिर हम समान हिंदी इससे हम और प्रैक्टिस कर लेंगे। बस ये दोनों बुक अगर हम पढ़ लेंगे, ये वाली बुक और ये वाली बुक, तो आप मान के चलिए कि अब 25 क्वेश्चन मान लीजिए आते हैं तो आपके 25 में से 25 सही होंगे हिंदी के, ये गारंटी है। लेकिन आप इन दोनों बुकों को बिल्कुल हमको बहुत सही से और बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और एक बार नहीं पढ़ना है, कम से कम 10 बार पढ़ना है इसको। 10 बार आप इसको पढ़िए और 10 बार आप उस दोनों बुक को पढ़िए। ढेर सारी बुक ना रखिए। सबसे बड़ा रीज़न असफलता का ये भी होता है बहुत लोगों को, कि वो समझ नहीं पाते हैं किस लेवल का एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, और ये मेनली जो लेखपाल की परीक्षा होती है या 10+2 की कोई भी परीक्षा होती है, या आप चाहे देख लीजिए पेपर भी, ये आपका बेसिक नॉलेज चेक करती है। बेसिक, आपका जब बेसिक ही नहीं मजबूत रहेगा, आपको ये नहीं पता रहेगा कि संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि कौन सी है, व्यंजन संधि कौन सी है, तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। ठीक है, अभी बहुत सारे लोग ऐसे भी देख रहे होंगे वीडियो, का से हमको ज्ञ तक अगर लिखने के लिए कह दिया जाए तो वो भी नहीं भी लिख पाएंगे सही से। ठीक है, उसमें भी कई अक्षर मिस्टेक कर जाएंगे। ठीक है, मात्राएं पूरी आ तक लिखने के लिए कह दिया जाए तो वो पूरी मात्रा नहीं सही से लिख पाएंगे। तो हमको बेसिक मजबूत रखना है क्योंकि वैकेंसी है 7,000 लगभग।
ठीक है, मान लीजिए हम टॉप ना कर पाए, हमको टॉप नहीं करना है, हमको एक सीट लेना है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर बेसिक आपका मजबूत है तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप बेसिक में गच्चा खा गए तो आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि मान लीजिए 25 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, तो इसमें मान लीजिए 15 क्वेश्चन तो बहुत ही सरल आएंगे, 15 क्वेश्चन सरल आएंगे हिंदी के, कि जो आम सारे लोग कर लेंगे अगर थोड़ा बहुत पढ़ने वाले हैं। फिर 5 क्वेश्चन इसमें मीडियम रहते हैं और 5 क्वेश्चन मान लीजिए थोड़ा टफ हार्ड रहते हैं। तो आपको हर हाल में ये जो 15 सरल और 5 मीडियम, आपको 20 क्वेश्चन तो बिल्कुल करने ही करने हैं। ठीक है, अगर हिंदी में आपका स्कोर 20 से अगर कम गया तो आप मान लीजिए कि आप रेस से बाहर हो जाएंगे फिर। हाँ, क्योंकि हिंदी जो है सरल भी होती है, और जो लोग यूपी बोर्ड के बच्चे रहते हैं उनकी हिंदी मजबूत भी रहती है, जो लोग पढ़ते रहते हैं। तो हिंदी को तो आपको हर हाल में मजबूत करना है, और इसमें जो है आपको सेल्फ स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे पर्यायवाची हो गया, तो पर्यायवाची का कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं जो बता दिया जाए, आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, शब्द विलोम हो गया, और फिर मुहावरे हो गए, मतलब ये ज़्यादा हिंदी जो है सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा मांगती है। जैसे आप हम यहाँ से पढ़ाएंगे तो आप ये बुक तुरंत अगर आपके पास ना हो तो आप ले लीजिए, और इस बुक को बिल्कुल हमको A to Z तक पढ़ते हुए चलना है। पूरी हम ये बुक पहले ख़त्म करेंगे, और इसके बाद हम इससे इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए हैं, और इसके बाद हम इसको ये दोनों बुक हम मिला के अगर पढ़ लेंगे अच्छे से, तो मान लीजिए कि हमारे 25 में से 25 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ओके, तो मैं फ़ोटो ऐसे खींच के लगाता था तो समझ भी नहीं आता था। तो आप पढ़ने का हमारा तरीका यही रहेगा कि आप बुक खोल लीजिए। बुक खोलने से ये रहेगा कि आप कम से कम इसी बहाने बुक आप लेकर और मेज कुर्सी में बैठेंगे। ऐसे वीडियो बनाने से क्या होता है, मैं फ़ोटो खींच के भी लगा सकता था यहाँ पर, तो ना आप जो है उसी में देखते हैं आप। ठीक है, तो इससे पढ़ाई हो नहीं पाती है सही से। तो अगर आप सिंसियर हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो इसीलिए मैंने आज इसकी फ़ोटो नहीं खींची है इसके पेज की। जैसे मैंने कल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे तो मैंने फ़ोटो इसकी खींच के लगाई हुई थी, उसमें करवा रहे थे क्वेश्चन। तो अगर आपको पढ़ना है तो आप मेज कुर्सी में बैठ के और किताब खोल के, और आप इसको पहले से पढ़ के बैठा करिए। हमारे ग्रुप है व्हाट्सएप में, उसमें मैंने बनाया हुआ है, मैं जो कल पढ़ाना रहता है मैं उसकी न्यूज़ दे देता हूँ। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहें तो उस लिंक जो है कई वीडियो में दिया हुआ है हमारा, तो उस लिंक को क्लिक करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। उसमें जो मैं कल क्या पढ़ाने वाला हूँ, कल क्लास होगी कि नहीं होगी, तो इसकी सूचना जो है दे दी जाती है। तो चलिए फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जिन लोगों के पास बुक है तो वो बुक खरीद लें, और जिन लोगों के पास बुक अगर नहीं भी है तो जब बुक ले लें तब ये वीडियो देखें। ठीक है, बुक लेके और एक फेयर कॉपी उसमें नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले। अब ये हिंदी भाषा का जो सॉल्यूशंट में आपका दिया हुआ है टॉपिक, 2 खंडों में विभाजित इसमें भाषा किया है विषय सूची को। पहले में भाषा खंड को इसने भाषा खंड में डिवाइड किया है, भाषा खंड है। तो जो दूसरा जो खंड है, दूसरा जो पार्ट है वो व्याकरण खंड है। ज़्यादा मोटी भी बुक ये नहीं है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। व्याकरण खंड है, और नंबर 3 आपका साहित्य खंड। तो अब भाषा खंड में हम क्या पढ़ेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कैसे ये राजभाषा बनी, और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, और किस भाषा परिवार की है, मतलब कैसे इसका उद्भव हुआ, बोली कितनी प्रकार की होती हैं, अपभ्रंश अपभट्ट, ये कई टर्म होंगे जो आपके जहन में आए होंगे, कभी न कभी आपने पढ़ा होगा। तो भाषा कैसे विकास हुआ, फिर हम देखेंगे व्याकरण। व्याकरण इसमें उपसर्ग प्रत्यय ये सब देखेंगे हम, समास देखेंगे, मुहावरे देखेंगे, विलोम देखेंगे। ठीक है, पर्यायवाची देखेंगे, और सब वर्णमाला वर्तनी संधि इसमें सब आ जाएगा, विराम चिन्ह मुहावरे वाक्य शुद्धि ये सब आपका व्याकरण में आ जाएगा। साहित्य में हम देखेंगे आपका जो है इसके मेन जो लेखक हुए हैं, जैसे प्रेमचंद हो गए, तो प्रेमचंद ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं, कबीरदास ने कौन सी रचनाएं की हैं, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी रचनाएं की हैं। तो कुछ रचनाओं की भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मैंने जब चकबंदी लेखपाल का मैंने पेपर दिया था
तो कम से कम उसमें 6-7 रचनाएं पूछ ली गई थी। पुस्तकों के नाम दिए थे और उनके रचनाकार पूछे गए थे। तो उनको साहित्य ये भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, भी कई युग में बांटा गया है साहित्य में कि छायावादी युग, प्रगतवादी युग, तो इसको भी हम सारे युग को भी देखेंगे इसमें। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं आपका भाषा खंड। तो भाषा खंड में तो पहले हम इसको भी, मतलब इतनी अच्छी बुक है ये, आप इसको बिल्कुल अक्षरशा जैसे बुक ये लिखी हुई है, आपको इसमें नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी आपको एक्स्ट्रा जो है लिखने का अगर कुछ रहे तो आप इसी बुक में ही आप छोटा सा लिख लिया करिए। जैसे कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको मिलती है तो इसी में लिख लीजिए, पूरी इस बुक को रट डालिए आप। ठीक है, तो इसी से आपके जो है 20 क्वेश्चन तो आपके इसी से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको प्रीवियस ईयर लगाना पड़ेगा, तो उसको जो है हम आदित्य वाले से लगा लेंगे तो हमारे 25 में से 25 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल फिट बुक है। तो हम पहले देखते हैं कि आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक की विश्लिष्ट भाषा है। जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि आकृति या रूप के आधार पर एक ऐसी भाषा है आपकी वियोगात्मक है या तो विश्लिष्ट। ये क्वेश्चन बन सकता है कि आकृति रूप के आधार पर हिंदी कैसी भाषा है, तो वियोगात्मक है या अविश्लिष्ट भाषा है ये। ठीक है, और भाषा परिवार के आधार पे कई भाषा परिवार हैं। पहले देख लेते हैं, भारत में 4 भाषा परिवार हैं आपके। कौन कौन से हैं? भारोपी भाषा परिवार है, भारोपी, द्रविड़, और फिर आस्ट्रिक है, और आपका चीनी तिब्बती है। तो आपके 4 भाषा परिवार हैं। इनमें से जो ये भारूप जो हिंदी हमारी है, यह भारोपी परिवार की है। अब भारोपी भारत और यूरोप से मिलकर बना हुआ है, भारत प्लस यूरोप। तो भारोपी परिवार जो बोली जाती है भाषा परिवार की, 73% लोग यहाँ जो बोलते हैं वो 73% भारोपी परिवार की भाषा बोलते हैं, और द्रविड़ की 25% बोलते हैं, द्रविड़ यानी दक्षिण में, और आस्ट्रिक लगभग 1.3% है, और वहीं पे चीनी और तिब्बती तिब्बत साइड 0.7% है। तो इसको भी आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, और फिर हम देखते हैं इसका हम विकास देख लेते हैं, इसका विकास किस तरह से हुआ। और फिर इसके नीचे आप इसका प्रयोग काल, और जैसे जो भाषा को 3 मुख्यतः उसमें बांटा गया है। एक प्राचीन भारतीय भाषा, मध्यकालीन, और फिर दिया हुआ है आपका आधुनिक भारत। तो जो प्राचीन भारतीय भाषा थी 1500 से 500 तक है, और फिर ये 500 से ये 1500 ईसा पूर्व है। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका इससे बन जाएगा। 500 ईसा पूर्व से ये आपका है 1000 ईसा, और ये 1000 से अब तक है। तो ये जो पहले आपकी ये वैदिक भाषा थी जो वेदों में प्रयुक्त हुई है, प्राचीन
जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें जो भाषा प्रयुक्त हुई है उसको बोलते हैं वैदिक भाषा, वैदिक संस्कृत व लौकिक संस्कृत। वैदिक और लौकिक, लौकिक जो कहानियाँ कथाएं लिखी गई उसको लौकिक बोलते हैं, और वैदिक जो वेदों में प्रयुक्त हुई। अब मध्यकालीन में आपकी ये पाली प्राकृत थी, पाली प्राकृत और अपभ्रंश। और ये जो आधुनिक में है, ये इसमें आपकी बांग्ला, उड़िया, ये कई तरह की, मराठी, गुजराती, ये सब भाषाएं इसमें आ जाती हैं। तो हम देख लेते हैं इसका विकास कैसे हुआ है। तो जो हिंदी का विकास का क्रम है, हिंदी के विकास का जो क्रम है वो आपका ऐसे हुआ है। पहले संस्कृत है, फिर संस्कृत से आपका आया पाली, फिर आपका आया प्राकृत, फिर आपका आया अपभ्रंश, फिर आपका आया अवहट, और अवहट के बाद आपका प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी बोलते हैं, आधुनिक हिंदी। ठीक, तो ये जो सीरीज है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से आपकी आधुनिक ये भाषा है। तो जो पाली भाषा थी, जो गौतम बुद्ध के भी जितने जो बौद्ध ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं वो सब पाली भाषा में लिखे हुए हैं। और ये प्राकृत भाषा में जो जैन थे हमारे महावीर स्वामी जी, तो जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं वो आपके प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अब इसमें एक अपभ्रंश शब्दावली है, इसमें बोलते हैं कि संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट से प्राचीन। ठीक है, और अब हम इसमें देख लेते हैं, और संस्कृत को ही आदि जननी बोलते हैं, हिंदी की आदि जननी हमारी संस्कृत है। तो अपभ्रंश, अपभ्रंश से ही जो है कई बोलियों का विकास होता है। अपभ्रंश जो है एक बोली है, अपभ्रंश से कई बोलियों का विकास होता है। अब देखें अपभ्रंश कई, यहाँ जो भारत में है, आधुनिक भारत में अपभ्रंश के कई भेद हैं। और ये अपभ्रंश और भाषा, देखिए यहाँ पे अगर आपका अपभ्रंश जो है, सौरसेनी अपभ्रंश है एक, सौरसेनी अपभ्रंश। और इससे जो है कौन कौन सी इसमें भाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी सौरसेनी में, राजस्थानी, ये बुक में सब दिया हुआ है, तो आप उससे जो है गुजराती। ये बहुत ही समझ लीजिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत पूछा जाता है कि इधर भाषा दे देगा तो अपभ्रंश पूछ लेगा, या इधर अपभ्रंश दे के आपको भाषा पूछ लेगा कि सौरसेनी अपभ्रंश से में कौन सी भाषा है, तो दे देगा पश्चिमी हिंदी दे देगा और भी दे देगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आप इसको रट लीजिए। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश से आपका ये हो गया। अर्धमगधी हो गया, फिर अर्धमगधी एक अपभ्रंश है, अर्धमगधी में केवल पूर्वी हिंदी हो गया आपका। ये तीसरा अपभ्रंश है आपका मगधी, तो मगधी से आपका हो गया, इसमें बिहारी है, उड़िया है, बंगला है और असमिया है। चौथे नंबर पे अपभ्रंश है आपका खस, और खस में आपका ये पहाड़ी है, ये सौरसेनी से प्रभावित मानी जाती है। और पांचवें नंबर में आपका है ब्राह्मण, ब्राह्मण में पंजाबी है,
और आपका सिंधी है। और एक छठवीं है आपकी महाराष्ट्री। महाराष्ट्री में मराठी। ये 6 हो गए, 6 अपभ्रंश हो गई, और 6 अपभ्रंश की ये आपकी भाषाएं हो गई। ठीक। तो अब इसको याद करने की ट्रिक ये है, आप जैसे सौर सेनी आपका लिखा हुआ है, तो सौर यानी शेर, तो शेर हमेशा ग्रुप में रहता है, तो आप इसको गुरप, गुरप याद कर सकते हैं। तो गु से आपका गुजराती हो गया, रा से राजस्थानी हो गया, पा से पश्चिमी हो गया। और सौर सैनी के साथ ये 6 दो दो ग्रुप, दो दो के ग्रुप आप ग्रुप बना लें। अब सौर सैनी के बाद आप याद रखिएगा कि शेर यानी शिवसेना, तो शिवसेना कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। तो ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्री, सौर सैनी और महाराष्ट्री। और महाराष्ट्री में कौन सी भाषा बोली जाती है? मराठी। आपको मराठी याद हो जाएगा। फिर आते हैं अर्धमगधी में। अर्धमगधी और मगधी, इनका ग्रुप बना लीजिए। तो अर्धमगधी, तो अर्धमगधी को याद कर लीजिए, आपको पूर्वी हिंदी, डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए, पूर्वी हिंदी। और मगधी, मगधी को ट्रिक है आपका अब ब्यू, अब ब्यू। तो आ से असमिया, बा से बंगला, बी से बिहारी, उससे उड़िया, ये याद हो जाएगा। और खस ब्राचड़ याद कर लीजिए। तो खस, तो पहाड़ी में जो है कुछ खासी लोग रह पाते हैं, सब लोग तो रह नहीं पाते हैं, तो खस से आपका हो जाएगा पहाड़ी। ठीक है। ब्राचड़, हाँ, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पंजाबी लोग बहुत बंचर होते हैं, तो ब्राचड़ में पंजाबी हो जाएगा आपका, और सिंधी हो जाएगा, पंजाबी के साथ सिंधी हो ही जाएगा। तो पंजाबी भी सौर सेनी से प्रभावित मानी जाती है। ठीक है। ये हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको जो है चाहे बुक से आप याद कीजिए या कोई अपनी ट्रिक बना लीजिए या कॉपी में लिख लीजिए, तो याद जरूर कर लीजिए, दोनों तरफ से इसको याद कीजिए। अगर सिंधी कह दिया जाए भाषा कि सिंधी किस अपभ्रंश की भाषा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ब्राचड़ की, ब्राचड़ अपभ्रंश है। दोनों तरफ से याद आप कीजिए। आगे हम और देख लेते हैं। अब बुक में तो काफ़ी चीज़ें दी हुई हैं, तो आप इसको पूरा एक तरफ से पढ़ लीजिए बुक को, ताकि जो है कॉन्सेप्ट इससे बन जाएगा और क्लियर हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो मैं उनको बताए दे रहा हूँ। ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि हिंदी कैसा शब्द है। मैं आपको बता दूं कि अपने देश, अपने देश भारत, और इधर ये आपका ईरान है, ईरान, जिसको पहले फारस भी बोलते थे, और ये अपना भारत देश है। तो यहाँ से जो है काफ़ी आवागमन होता था, व्यापार भी होता था। और इधर आप यहाँ पे सिंधु नदी यहाँ से निकल रही है आपका, सिंधु नदी। तो जो सिंधु नदी है, तो ये लोग सिंधु नदी, यहाँ के जो लोग रहते थे, तो ये लोग सा को जो है लगभग हा बोलते थे। ठीक है। तो यहाँ के जो लोग रहते थे, तो ये लोग इनको हिंदू बोलते थे, हिंदू। ठीक है। सा का जो है हा में परिवर्तन यहाँ पे हो गया, और फिर हिंदू से आपका शब्द बना हिंद, हिंद कहा जाने लगा। यहाँ के रहने वाले लोगों को हिंदू का कहा जाने लगा। यहाँ सिंधु नदी किनारे ये लोग रहते थे यहाँ पे, तो सिंधु नदी किनारे वाले लोगों को जो लोग रहते थे तो हिंदू कहा जाने लगा। और फिर ये हिंदू से फिर आपका ये हिंद बन गया। ठीक है। और फारसी में जो है ई प्रत्यय यहाँ से लगा, तो आपका ये हिंदी बन गया। ठीक है। हिंदी का मतलब हो गया हिंद का, यानी जो हिंद में रह रहे हैं फिर उनको हिंदी कहा जाने लगा, हिंदी यानी हिंद का, हिंद का। तो हिंदी कैसा शब्द हो गया आपका? ये एक विशेषण हो गया, विशेषण हो गया। और ये कैसा शब्द है? अरबी, फारसी, उर्दू, इस तरह का बहुत क्वेश्चन आता है कि ये निम्नलिखित में से शब्द पुर्तगाली कौन सा है, अंग्रेजी कौन सा है, अभी हम आगे पढ़ाएंगे। तो हिंदी एक ये फारसी शब्द है, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी एक फारसी शब्द है और ये विशेषण है। वो आता नहीं कि
कौन सा विशेषण है इसमें, सर्वनाम कौन सा है, तो इस तरह का आता है क्वेश्चन। तो हिंदी एक विशेषण है। विशेषण किसको बोलते हैं, जो किसी की विशेषता बताता है। जैसे आपका काला, सफेद, गोरा, नीला, पीला, ऊंचा, निचला, ये सब विशेषण शब्द हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। तो हिंदी एक विशेषता बताता है, किनकी बताता है, लोगों की विशेषता बताता है, यानी जो हिंद में रहते हैं तो इनको हम हिंदी बोलते हैं। तो यहीं से आपका हिंदी भाषा का जो है, हिंदी शब्द का आ गया। और हिंदू शब्द भी इस सिंधु नदी किनारे से यहाँ पर हिंदू शब्द का भी प्रचलन यहाँ से हुआ है। फिर मुगल आते हैं बीच में, तो यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करते हैं, हिंदुस्तान। ठीक है, तो आप इस तरह देखेंगे कि जो हिंदू शब्द है वो बाद में बना है। हिंदू शब्द आपको किसी भी पुराण में या वेद में आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मध्य जब ईरान के लोग यहाँ बाद में जब ये व्यापार होने लगा है, तब ये हिंदू शब्द की यहाँ से उत्पत्ति हुई है। फिर आगे हम देखते हैं, और इसमें बुक में कई जैसे युग दिया हुआ है, तो साहित्य हम उसमें पढ़ लेंगे साहित्य में। लेकिन ये भारतेंद्र जैसे पूर्व युग है, आपका भारतेंद्र युग है, इसको बांटा गया है आधुनिक कालीन हिंदी को। ठीक है, ब्रजभाषा इसमें दिया हुआ है, अवधि दिया हुआ है। तो इसमें कई जो इसमें जो पहले वाले पे इसमें टॉपिक में दिया गया है, काफ़ी इसमें साहित्य का भी पार्ट दे दिया गया है। तो अभी हम इसमें साहित्य नहीं पढ़ना है, हमको थोड़ा ऐसे इंट्रोडक्शन टाइप पढ़ना है। तो इसको हम और आगे जो टॉपिक जो तीसरा रहेगा साहित्य वाला, इसमें हम उसको अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन आप नॉलेज के लिए इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट बन जाए। और हम इसमें जब और हम आगे देखेंगे तो इसमें कई आंदोलन हुए इसको भाषा बनाने के लिए, क्योंकि पहले मुगल थे, फिर मुगल के बाद आपके अंग्रेज आए। ठीक है, फिर हमारा देश आज़ाद हो गया। तो मुगलों की जो राजकीय भाषा थी, राजकीय भाषा वो फारसी थी। ये अंग्रेज आ गए तो ये लोग अंग्रेजी को यूज करने लगे। राजकीय भाषा का मतलब होता है राजकाज की भाषा, जिसमें सरकारी कार्य होता है। तो अंग्रेजी यूज करने लगे, उसके साथ फारसी भी यूज कर रहे थे दोनों, लेकिन ये लोग हिंदी नहीं यूज कर रहे थे। तो हिंदी को हम राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए, कचहरी वगैरह में यूज कराने के लिए कई आंदोलन इसमें हुए हैं। ठीक है, 1830 से ही कई इसमें आंदोलन होते रहे हैं कि हिंदी को भी शामिल किया जाए, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो हिंदी भाषी लोग हैं। कुछ अंग्रेज थे इसके पक्ष में रहा करते थे, कुछ अंग्रेज नहीं रहते थे। उसमें से कई युगों का, जैसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो गए, मदन मोहन मालवीय हो गए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो गए। तो ये कई लोग इसमें जो है धरना दिया करते थे, आंदोलन किया करते थे। तो ये सपना जो है आपका, जो स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुआ है उसके बाद ही ये पूरा हो पाया है। क्योंकि जो नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट जो आपकी 1928 में थी, उसमें जो है हिंदी और फारसी दोनों की बात थी, लिप की बात थी। और जब स्वतंत्र हो गया 1949, 14 सितंबर 1949 में सदन में जो फिर एक व्यवस्था की गई, भाग ये जो अनुच्छेद 343 से 351, याद रखिएगा, अनुच्छेद 343 से 351 14 सितंबर 1949 को। और फिर इसको संघ की राजभाषा का दर्जा हिंदी को दे दिया गया, संघ की राजभाषा। ठीक है, इसलिए हम 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो ये अनुच्छेद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 343 से 351 के बीच में किसका प्रावधान है, राजभाषा का प्रावधान है। तो हिंदी जो है अभी भी राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्रभाषा की मांग उठती रहती है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया जाए, लेकिन जो दक्षिण में लोग हैं तो वहाँ जो है मराठी, जैसे महाराष्ट्र मराठी भाषा बोली जाती है, वहाँ हिंदी को काफ़ी विरोध होता है। उधर जो दक्षिण में लोग हैं वहाँ पर अंग्रेजी का भी बोलते हैं, तो वहाँ लोग विरोध करने लगते हैं। जैसे कर्नाटक में कन्नड़ बोलते हैं, उड़ीसा में उड़िया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्र में विविधता बहुत ज़्यादा है। हिंदी जो है
40 से 50% यहाँ पर लोग हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा विरोध होने के कारण जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। ये अभी राजभाषा है केंद्र की। इसलिए केंद्र से जो भी नोटिस आती है तो इंग्लिश में आती है और हिंदी में आती है। ठीक है। बाद में जब 1949 14 सितंबर 1949 को जब ये पास किया गया, इसमें बात ये भी थी कि 15 साल बाद अंग्रेजी को ख़त्म करके हम केवल हिंदी कर देंगे। लेकिन फिर 1963 के आसपास एक प्रावधान ये लाया गया कि ख़त्म नहीं किया जाएगा, इसको जो है हम अंग्रेजी को भी हम बनाए रखेंगे जब तक पूरी तरह से अंग्रेजी को बनाए रखेंगे। और इसमें राज्यों को भी अधिकार दिया गया है कि राज्य की जो विधान मंडल है वहाँ पे कार्य अपनी लोकल लैंग्वेज में कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी में काम होता है, गुजरात में जहाँ विधानसभा विधान परिषद के जो कार्य होते हैं वो सब गुजराती में होते हैं, उड़ीसा में उड़िया में होते हैं। तो राज्यों को अधिकार ये दे दिया गया और ये भी कहा गया कि जब तक राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं बनाई जा सकती है, जब तक सारे राज्यों के विधानमंडल से ये पास ना करा लिया जाए। तो अब ये तो बिल्कुल नामुमकिन हो गया कि कभी उड़ीसा वाले ये पास कर देंगे कि हिंदी जो है बना दिया जाए राष्ट्रभाषा, वो पास ही नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र वाले भी नहीं पास होने देंगे, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा उसमें प्रावधान फिर कर दिया गया। तो इसीलिए अभी जो है हिंदी और प्लस अंग्रेजी दोनों अभी भाषाओं का यूज होता है। कोर्ट वगैरह में भी इसका अंग्रेजी का, अभी सुप्रीम कोर्ट में तो अंग्रेजी में ही सुनवाई होती है। कई प्रयत्न किए जा रहे हैं कि हिंदी को लाया जाए, हिंदी से सुनवाई की जाए, हिंदी में आदेश आए। अभी जो ऑर्डर आते हैं सब इंग्लिश में आते हैं हाई कोर्ट वगैरह के। तो इस तरह से जो है बिल्कुल इंग्लिश में यहाँ के लोगों को जकड़ दिया गया है। कहने को केवल कहते हैं लेकिन अभी इसको ख़त्म नहीं कर पाए हैं। तो आपकी ये भाग 17, आप ये भी याद कर लीजिएगा, भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351, इसमें जो है हिंदी की संघीय राजभाषा का उल्लेख इसमें किया गया है। अब 343 से 351 तक अनुच्छेद हैं, तो उनको भी आप इससे पढ़ लीजिए, इसमें दिया हुआ है। और फिर हम बात करते हैं अब 8वीं अनुसूची की। 8वीं अनुसूची तो 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। ये वही 22 भाषाएं हैं जिसमें आप यूपीएससी में निबंध लिख सकते हैं किसी भी एक भाषा में। ये जो 8वीं अनुसूची 22 भाषाएं हैं, तो अब इसमें 22 भाषा हम देख लेते हैं। पहले 14 भाषाएं थी, ठीक है, पहले 14, शुरुआत में 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, और फिर 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई हैं। ठीक है, 8 भाषाएं पहले एक जोड़ी गई है, फिर 3 जोड़ी, सॉरी पहले, हाँ पहले 14 थी और फिर बाद में 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। तो पहले सिंधी भाषा जोड़ी गई है, फिर आपकी जोड़ी गई है नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। तीसरे स्टेप में ये 4 हो गई, तो तीसरे स्टेप में 4 भाषाएं जोड़ दी गई हैं। ठीक है, तो चौथे जो फिर इसके बाद जोड़ी गई है बोडो, डोगरी, मैथाली, बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली। तो 21वें संशोधन द्वारा, ये 21वां संशोधन हुआ था, 21वां संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ी गई है, और 71वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई है आपकी नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92वें संशोधन द्वारा जोड़ी गई है आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सिंधु नमक, सिंधी नमक, सिंधी से सिंधी हो गए, नमक से नामक, तो नेपाली, माँ से मणिपुरी, का से कोंकणी, और ये बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली, इसको आप पेड़ में से याद कर सकते हैं। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाता है कि सिंधी
भाषा किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, नेपाली किस में जोड़ी गई है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि नेपाली 8वीं सूची में सम्मिलित है कि नहीं है। तो आपको ये 2200 भाषा याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछ लेता है जीएस में कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में है कि नहीं है। तो इसमें लिस्ट दी हुई है बुक में, तो आप इसको वहाँ से पढ़ के आप याद कर सकते हैं। आप कोई ट्रिक भी बना सकते हैं, उससे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और हम आगे देखते हैं। और इससे बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं भाषा और उपभाषा और बोली, इसमें अंतर क्या है। तो उपभाषा को विभाषा भी बोलते हैं, विभाषा। अब बोली देखो उसको बोलते हैं जो आपकी लोकल में बोली जाती है, जो एक स्थानीय बोली होती है, इसमें कोई साहित्य नहीं मिलता है। ठीक है, साहित्य नहीं मिलता, लोकल की लैंग्वेज होती है, इसमें साहित्य नहीं मिलता है। उपभाषा विभाषा वो होती है जिसमें कुछ बहुत आपके साहित्य मिलने लगते हैं और थोड़ा इस बोली वाले एरिया से थोड़ा ज़्यादा एरिया में फैल जाती है, ये बहुत थोड़े छोटे एरिया में पाई जाती है और इसमें कुछ साहित्य की रचनाएं होने लगती हैं। और भाषा क्या होती है, भाषा जो है इसका स्तर विभाषा से ज़्यादा बड़ा होता है और इसमें साहित्यिक रचनाएं काफ़ी मात्रा में होने लगती हैं, तो वो आपकी भाषा हो जाती है। ठीक है, तो जो इंडिया में आपकी जो है कुल जो उपभाषाएं विभाषाएं हैं वो 5 हैं। उपभाषा या विभाषा 5 हैं और इन्हीं में से सम्मिलित आपकी 17 बोलियां हैं, 17 बोलियां हैं या 18। ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि कितनी बोलियां हैं इंडिया में, 17 हैं, ये नहीं क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन आप याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से याद कर सकते हैं कि उपभाषा विभाषा लगभग 5 हैं और बोलियां आपकी 17 हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, यहाँ पे एक आप बना लीजिए, यहाँ देख लेते हैं। पहले यहाँ पर लिख लीजिए उपभाषा कौन सी है आपकी, यहाँ से आप बना सकते हैं ये उपभाषा किस अपभ्रंश की है। अभी मैंने अपभ्रंश पढ़ा था ना, और इसमें कौन कौन सी बोलियां आ रही हैं, ये लिस्ट बुक में बनी हुई है और किस क्षेत्र में है। तो पहली हमारी जो उपभाषा है वो राजस्थानी है। तो राजस्थानी किस वंश की थी, गुरप, गुरप बोले थे ना, गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी हिंदी, ये आपकी सौर सेनी अपभ्रंश की है। शेर हमेशा ग्रुप में रहता है, हमने इसे याद कराया था। तो अपभ्रंश कौन सा हो जाएगा इसका, सौर सेनी। अब इसमें आपको बोलियां इसकी याद करनी है। ठीक है, तो इनकी बोलियों की एक ट्रिक है, एक लिखने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो आप इस ट्रिक को सुन के जो है लिख लीजिए। मैं यहाँ पे चलो छोटा सा लिख भी दे रहा हूँ। राजस्थानी, ठीक है, तो इसमें है मामा मेवा लेकर जयपुर गए। ठीक है, इसकी आप मामा, मामा मेवा लेकर जयपुर, जयपुर गए। ठीक है, मामा मेवा लेकर जयपुर गए, तो 2 माह है इसमें, तो एक माह से आपका हो गया मालवी, मालवी, और दूसरे माह से आपका हो गया मारवाड़ी। और फिर मेवा, तो मेवा से आपका हो गया मेवाती। और ये जयपुर से आपका हो गया जयपुरी। तो मामा मेवा लेकर जयपुर गए, तो ये हो गया।
और इसमें एक आप और याद कर लीजिए इसी के साथ, आपका SWNE, SWNE, एस ऐसे लिखिए, SWNE। तो ये राजस्थान में साउथ यानी दक्षिण, दक्षिण में बोली जाती है। वेस्ट यानी पश्चिम, तो ये मारवाड़ी जो है पश्चिम क्षेत्र में बोली जाती है राजस्थान के। नॉर्थ ये राजस्थान के उत्तर में बोली जाती है। और ईस्ट ये जयपुरी जो है पूर्व में बोली जाती है। इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। और जयपुरी को जो है डुडाड़ी बोलते हैं, डुडाड़ी। और ये आवड़ जावड़ इसमें ज़्यादा होता है, टा ठा डाड़ा ला इसमें ज़्यादा आता है। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो इसका मुख्य क्षेत्र आपका राजस्थान है, शब्द से पता चल रहा है राजस्थान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए। और आप दूसरा देखते हैं अपभ्रंश। दूसरा अपभ्रंश है इसका आपका सॉरी, दूसरी उपभाषा है आपका पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी। अपभ्रंश कौन सा हो जाएगा इसका? मैंने बताया था कि सौर सेनी अपभ्रंश में गुरप आता है, गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। तो इसका भी अपभ्रंश हो जाएगा सौर सेनी, सौर सेनी हो गया। और इसमें बोलियां कौन कौन सी आ जाएंगी? तो इसकी ट्रिक है आपकी पश्चिमी हिंदी की, ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। ब्रज बुक लेने, ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण दक्षिण गए, ठीक है। तो ब्रज, तो ब्रज से आपकी ब्रज भाषा हो गई। और बुक, इसमें दो भाषाएं हैं, बु से बुंदेली। ये बुक में सब दिया हुआ है, ये केवल मुट्टे के बता रहा हूँ। और का से कन्नौजी, आपको ये अपने मन से भी ट्रिक बना सकते हैं। लेने, लेने लेने का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। हरियाणा, हरियाणा से आपका हरियाणवी, हरियाणवी। और फिर कौरव से कौरवी, दक्षिण गए, तो इससे हो जाएगा आपका दक्षिणी, ठीक है। तो ये जो कौरवी है, जो खड़ी बोली इसमें बोली जाती है, तो ये कौरवी ही से जो है खड़ी बोली, इसको खड़ी बोली बोलते हैं। अभी जो प्रचलित है हम लोग जो बोली बोलते हैं, ये हिंदी की खड़ी बोली ही मेनली बोली जाती है। और जो अपना क्षेत्र है यहाँ तो अवधी बोली जाती है। ये दक्षिणी हो गई, ठीक है। तो हरियाणा के कौरव, ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव तो दक्षिण गए, तो इस तरह से जो है इसको हम याद कर लेंगे। और हम आगे देखते हैं। अब पूरा ही मिट गया। तो अब हम देखते हैं। तो ये पश्चिमी हिंदी हो गया। और इसका जो क्षेत्र था ये आपको याद रखना है, पश्चिमी हिंदी का आपका हरियाणा है, सॉरी, हरियाणा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और इसमें और है आकार बहुला, ओकार बहुला, ये हम आगे आपके व्याकरण में पढ़ाएंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको जो है आप ये याद कर लीजिए कि आकार बहुला, जैसे ब्रज हरियाणा के कौरव दक्षिण गए, ब्रज बुक लेने हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। तो ओकार बहुला यानी उसमें जब भाषा बोली जाती है तो उसमें ओ की मात्रा ज़्यादा, जैसे जौड़ो, खौलो, ठीक है। तो जो ओकार बहुला और आकार बहुला, हमने जो भाषा बताई थी, ब्रज बुक लेने, तो ब्रज बुक लेने जो है आपकी, ब्रज बुक लेने ये आपकी ओकार बहुला में आ जाएगा। तो कौन कौन सी भाषा आ जाएगी? ब्रज आ जाएगी, बुंदेली आ जाएगी आपकी,
और ये आपकी कनौजी आ जाएगी। आकार बहुला में आ जाएगी आपकी हरियाणवी, हरियाणवी और आपका कौरवी और आपका दक्षिणी। ठीक, इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। उकार बहुला और आकार बहुला, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, उकार बहुला आकार बहुला। अब हम देखते हैं पूर्वी हिंदी को। उपभाषा जो है पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश की है? पूर्वी हिंदी मैंने बताया था अर्धमगधी, अर्धमगधी अपभ्रंश की है ये। ठीक है, इसमें बोलियां देख लेते हैं पूर्वी हिंदी में। ये सब आपका बुक में दिया हुआ है, थोड़ा आप एक बार साथ में पढ़ लेंगे तो इससे जल्दी से आपको याद हो जाएगा। तो पूर्वी हिंदी में तीन ही जो है बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन बोलियां हैं। और इनका जो क्षेत्र है अवधी, तो ये पूरे अपने इधर कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, इधर क्षेत्र में अवधी ही बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ नाम से पता ही चल रहा है कि छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। तो ये पूर्वी हिंदी जो पूरी है अर्धमगधी है, तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के इलाके में ये बोली जाती है। और अब हम देखते हैं आगे बिहारी। ठीक है, ये किस अपभ्रंश की थी? ये थी आपकी मगधी। मगधी की ट्रिक थी। मगधी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं थी? अब ब्यू, अब ब्यू हमने ट्रिक बताई थी ना, अब ब्यू, असमिया, बंगालिया, बिहारिया, उड़िया। ठीक, तो मगधी इसका अपभ्रंश हो गया। अब बिहारी में जो है कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? भोजपुरी, भोजपुरी आप जानते ही हैं, बलिया के उस साइड बोली जाती है। बलिया हो गया, गोरखपुर हो गया। ठीक है, तो आप इसको क्षेत्र भी याद रखिएगा क्योंकि इसको क्षेत्र भी पूछ लेता है कि भोजपुरी निम्नलिखित में किस क्षेत्र में नहीं पूछी जाती है। तो ऑप्शन दे देगा, गोरखपुर दे देगा, बलिया दे देगा, उधर बनारस दे देगा और आपका कानपुर दे देगा। तो इसमें कानपुर आपका सही हो जाएगा, कानपुर में भोजपुरी नहीं बोली जाती है। तो भोजपुरी हो गई इसमें बोली, और आपकी मगही हो गई, तो मैथिली हो गई। ये आपकी बिहार, मेनली बिहार में तो पूरी भोजपुरी बोली जाती है, यूपी के भी कुछ जिलों में ये बोली जाती है। ठीक है, उधर गोरखपुर बलिया की साइड। अब देखते हैं अब आगे हम देखते हैं जो है उपभाषा पहाड़ी को। ये ब्रंज इसका कौन सा था? इसका खस था। खास लोग पहाड़ में रहते हैं, तो इसमें जो है दो ही भाषाएं हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी और गढ़वाली। और जो इसका क्षेत्र है वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इसका पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहीं पर ये बोली जाती है। ठीक है, तो ये आपका ये कंप्लीट हो गया पूरा। आपकी पांचों भाषाएं, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ठीक है, और एक जैसे कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं तो हाईलाइट कर लीजिए करिए। जैसे इसमें आज की जो खड़ी बोली है, तो आपको याद रखना है कि जो कौरवी, जो दिल्ली साइड जो खड़ी बोली बोलते हैं, कौरवी, आप जो है खड़ी बोली को ऐसे समझ सकते हैं, जो भाषा लिखी रहती है, ये जो भाषा फिल्मों में बोलते हैं। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये खड़ी बोली है। जैसे अवधी है, तो अवधी ये वाली भाषा नहीं, अवधी जैसे आप देख रहे होंगे लोकल में जो भाषा बोलते हैं,
कि जैसे हम पढ़िबे, हम लेखपाल की तैयारी करब तो तैयारी हम अच्छे से करब तो हमारा सिलेक्शन हो ही जाई, तो ये अवधि भाषा है। ठीक है, खड़ी बोली नहीं है। खड़ी बोली है जो जिस भाषा में बात कर रहा हूँ, ये खड़ी बोली है। तो इसी में आज का पूरा साहित्य है, और ये खड़ी बोली ही अधिकतर बोली जाती है। तो हिंदी जो मेन भाषा है वो खड़ी बोली में इतने समय परिवर्तित हो गई है। तो आपको इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो कौरवी भाषा है, मैंने भी जो बताया है आपको, जो कौरवी जो ये बोली है, यही लगभग खड़ी बोली में विकसित हो गई है। ये मेरठ के आसपास पहले बोली जाती थी मुगल काल में, मेरठ दिल्ली में। तो वहीं से फिर ये इसको शुद्ध रूप अब मान लिया गया है हिंदी का। ठीक है, जैसे कोई लोग शहर से आते हैं, मुंबई से आते हैं या कानपुर से कहीं शहर से लोग आते हैं, तो ये जो जो भाषा बोलते हैं तो कहते हैं बहुत शहर से आ गए तो इस तरह बोल रहे हो। तो ये खड़ी बोली है, ये आप याद रखिएगा। तो कौरवी बोली को ही खड़ी बोली कहा जाता है। तो इसमें आप एक एक चीज़ और थी कि जो हिंदी क्षेत्र की बोलियों में, हिंदी क्षेत्र की बोलियों में जो मैथिली मैथिली जो बोली है, ये जो 8वीं अनुसूची में मतलब बताया था 22 भाषाएं हैं, तो एकमात्र भाषा है मैथिली जो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में मैथिली केवल एकमात्र हिंदी जो सम्मिलित है। और इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि मेवाती में कैसे बोलेंगे, कन्नौजी में कैसे बोलेंगे। तो इसको आप अच्छे से बुक का अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, और जो लिपि की बात आती है कि जो भाषा हमारी लिखी जाती है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बहुत तो लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि लिपि का मतलब क्या है। तो कई लिपि जैसे खरोष्ठी लिपि होती है, ब्राह्मी लिपि होती है, देवनागरी लिपि होती है। तो जो देवनागरी लिपि की जो उत्पत्ति हुई है, ये आपको ये याद रखना है कि ब्राह्मी लिपि से हुई है। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी यानी ब्रह्मा के मुख से, ऐसा माना जाता है। तो ब्राह्मी लिपि आपको याद रखना है। ठीक है, और फिर आता है देवनागरी लिपि। तो अभी जो हम हिंदी भाषा लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अब अंतर को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जो फारसी या उर्दू लिपि, जो उर्दू लिपि है, फारसी या उर्दू, ठीक है, तो फारसी उर्दू में हम दाहिने से बाएं की तरफ लिखते हैं, यानी ऐसे ऐसे लिखते हैं। ठीक, ऐसे दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं। और देवनागरी लिपि में जो हिंदी लिखी जा रही है उसको हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। तो आप लिपि ये समझ सकते हैं, ये सिस्टम होता है कि हम कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं लिखते हैं कि ऊपर से नीचे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। तो देवनागरी लिपि में जो लिखा जाता है वो बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है। तो इसमें भी काफ़ी कई आंदोलन हुए थे देवनागरी की, देवनागरी में सब कुछ लिखा जाए। स्वतंत्रता के पहले भी कई आंदोलन होते रहे, फिर आखिरकार जो है सरकार ने मान लिया, और लास्ट में जो है फिर देवनागरी लिपि को अब, इसलिए कोई भी एडवर्टीजमेंट निकलता है तो उसमें लिखा रहता है कि देवनागरी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। तो इसी की बात हुआ करती है। इसमें आप पढ़ेंगे बुक से तो थोड़ा आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। ऐसे आप सोच रहे होंगे कि ये लिपि क्या होता है, रोष्टी लिपि क्या है, ब्राह्मी लिपि क्या है, तो इसको आप इस तरह से समझ लेते हैं। तो इसमें ये हम उत्पत्ति की बात कर रहे थे कि उत्पत्ति कैसे हुई है देवनागरी शब्द की। देवनागरी शब्द की उत्पत्ति, ये माना जाता है कि गुजरात में जो ब्राह्मण थे, तो वहाँ के जो ब्राह्मण थे, तो नागर, नागर यानी जो वहाँ ग्राम में रहते, जो नगर में रहते हैं, तो उनको नागर ब्राह्मण, ये नागर शब्द का एक इससे भी लिया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और होशियार आदमी होता है। नागर का विलोम भी ग्रामीण होता है। तो नगरवासी को ज़्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है। तो वहाँ के जो ब्राह्मण थे नागर, उनको नागर बोलते थे। तो उन्होंने इस लिपि का जो है बनाई, और फिर सबसे पहले जो जिस भाषा को इन्होंने लिखा इस लिपि में वो संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत को देव भाषा भी बोलते हैं, देव भाषा बोलते हैं संस्कृत को। तो इस नागर के साथ ये देव मिल गया, तो ये फिर देवनागरी इस तरह से लिपि बन गई। फिर इस लिपि को हम देवनागरी लिपि बोलने लगे। ठीक है, तो इसमें कई दिया हुआ है। तो राजस्वी प्रसाद सितारे हिंद थे, अदालती संबंध कई तरह विज्ञप्त थे, भारतीय हरिश्चंद्र थे, आंदोलन चलाया गया कि देवनागरी लिपि को बनाया जाए, क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि रोमन लिपि बना दी जाए। रोमन रोमन लिपि जो इंग्लिश होती है वो रोमन लिपि में लिखी जाती है। तो
और यहाँ पर फारसी पहले से चल रही थी, अंग्रेजी भी चल रही थी, तो और यहाँ के जो लोग थे, लोकल के लोग, वो देवनागरी लिपि की मांग कर रहे थे। इसके इसमें गुण भी दिया हुआ है, कई चीज़ें इसमें दी हुई हैं, ठीक है। मानक भाषा भी दिया हुआ है इसमें। तो मानक भाषा का मतलब होता है आपका आदर्श, श्रेष्ठ और परिनिष्ठित, ठीक है। मानक भाषा का अर्थ होता है आपका श्रेष्ठ, जो मतलब बिल्कुल पूर्णता, बिल्कुल फिट हो गई हो, तो उसको जो है। और एक क्वेश्चन ये आ सकता है, एक क्वेश्चन ये देख लीजिए कि जो आपने देखा होगा कि का के अंदर ऐसी बिंदी लगी रहती है, खा के ये, ठीक है, गा के ये नीचे यहाँ जो फारसी शब्द के लिए लिखा जाता है, जैसे जाहिद लिखना है आपको, जैसे तो ज के नीचे ऐसे बिंदी बना देते हैं। तो ये जो स्टार्ट किया गया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने किया था। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इन्होंने कोई आंदोलन भी किए थे, सितारे हिंद। इनके नाम से जितने भी क्वेश्चन हो, इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इनको भी बुक से पढ़ लीजिएगा। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो इसमें सब दिया हुआ है, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका हिंदी दिवस, जो 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा, केंद्र की राजकीय भाषा के रूप में इसको स्थापित कर दिया गया, ठीक है। भाग 17 अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में। और 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, फिर 22 भाषाएं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। और फिर एक विश्व हिंदी दिवस भी होता है। विश्व हिंदी दिवस वो आपको 10 जनवरी को होता है। आपका यहाँ का हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी दिवस, आपका 14 सितंबर को होता है, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और एक विश्व हिंदी सम्मेलन भी मनाया जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन इसलिए मनाया जाता है कि जो यूएनओ की जो भाषाएं हैं, उसमें हिंदी को सम्मिलित कर लिया जाए। अभी जैसे उसमें अंग्रेजी सम्मिलित है, यूएनओ की जो भाषा में जहाँ कार्य होता है, अंग्रेजी है, फ्रांस है, सॉरी, फ्रेंच फ्रेंच है, और अरबी भी है। कई भाषाएं हैं, 4-5 भाषाएं हैं। तो यूएनओ का कार्य उसमें होता है। तो अपना देश ये करता रहता है कि वहाँ पे हिंदी को भी सम्मिलित कर लिया जाए। और अब देख लेते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन जो है हर वर्ष तो नहीं मनाया जाता, 4-5 साल में एक बार मनाया जाता है। तो अभी जो 11वां हुआ था, 11वां, तो ये आपका 2018 में पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था। पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था विश्व हिंदी सम्मेलन। और जो पहला, आपको याद रखना है, पहला कब हुआ था? पहला आपका 1975 में हुआ था, और ये नागपुर में हुआ था। ये आपको याद रखना, महाराष्ट्र, नागपुर में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष बने थे, उसे इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा सा, शिवसागर राम गुलाम इसके अध्यक्ष थे, जो मॉरिशस के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। मॉरिशस में यहाँ से काफ़ी लोग जो है मॉरिशस में बसे हुए हैं, तो वहाँ पे काफ़ी हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, तो जिनके पास बुक होगी तो कर लेंगे। और फिर हम, पहला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ठीक है, तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो भारूपी भाषा परिवार की भाषा है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा भारूपी, ठीक है। 4 भाषा परिवार हैं इंडिया में, आपका भारूपी है, द्रविड़ है, ऑस्ट्रिक है, और चीनी तिब्बती है। और सबसे ज़्यादा जो है भारूपी भाषा में, यहाँ 75% लोग भारूपी भाषा में बोलते हैं। दूसरी भाषा है भारत, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी ही बोली जाती है सबसे ज़्यादा, तो इसका ऑप्शन हिंदी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? ऑप्शन है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से। तो इसका जो हिंदी का जो जन्म माना जाता है, जन्म आपका अपभ्रंश से माना जाता है, अपभ्रंश से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल याद रखना है। हम एक बार देख लेते हैं कैसे उद्गम हुआ था। संस्कृत पहले थी, संस्कृत थी, फिर पाली थी, फिर प्राकृत था, फिर अपभ्रंश था, फिर अवहट था, फिर आपकी ये हिंदी।
ऐसे ये विकास हुआ। संस्कृत को आदिजननी बोलते हैं, पाली में बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं, प्राकृत में जैन ग्रंथ लिखे गए हैं। और ये जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश से हिंदी का जन्म माना जाता है, और अवध को संक्रमणकालीन युग माना जाता है, संक्रमणकालीन भाषा। ठीक है, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो तेलुगु, जो जिसमें कन्नौजी, बागरू, अवधी और तेलुगु दिया हुआ है, तो जो तेलुगु भाषा है आपकी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, और बाकी कन्नौजी, बागरू, अवधी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ब्रजभाषा, ब्रजभाषा के बहुत बड़े कवि थे आपके सूरदास जी। ठीक है, इसमें कृष्ण भक्त की कविताएं लिखी हैं, और मीराबाई ने भी कई लिखी हैं। तो सूरदास को अष्टछाप का जहाज भी बोलते हैं, अष्टछाप का जहाज। और सूरदास ने सूर सागर, सूर सरावली कई रचनाएं की हैं, और कृष्ण के अन्य भक्त थे। और मीराबाई ने भी ब्रजभाषा में कई लिखी हुई हैं रचनाएं। तो ये काव्य की बहुत अच्छी भाषा थी। तो सबसे किस में प्रसिद्ध है? ये काव्य भाषा में प्रसिद्ध है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी क्या है? राजभाषा, ये याद रखना है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, यानी राजकाज की भाषा है। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाली बोली है। ढूंढाली अपने बताया था मैंने, ढूंढाड़ी जिसमें इलाहाबाद में आ रहा था, तो ये आपकी पूर्वी राजस्थान की है। अच्छा, ये जो मैंने 4 भाषाएं आपको बताई थी राजस्थानी भाषा में, तो उसमें से ये पूर्वी राजस्थान की भाषा है ढूंढाड़ी। तो चारों याद कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन देखो बना है अब, परीक्षा 2001 में आ भी चुका है। ये ढूंढाड़ी जो है पूर्वी राजस्थान में है। ठीक, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। तो ब्रजबुली नाम से किसको जाना जाता है? ब्रजबुली, ब्रजबुली से पुरानी बंगला, पुरानी बंगला को ब्रजबुली नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो गुजराती हो गया, उड़िया हो गया, सिंधी हो गया, और मराठी हो गया। इनमें से जो मराठी भाषा है, मराठी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आप काम ये कीजिएगा कि आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा कि भारत में कौन कौन सी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट एक बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका एसआई में आ चुका है। ठीक है, इसका आंसर मराठी हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। तो अपभ्रंश का मतलब होता है कि कौन भाषा उससे निकली है। जैसे ये ऑप्शन था संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इस अवहट। बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको ये याद हो जाए बिल्कुल। और फिर आधुनिक हिंदी। अभी कह रहा है कि संस्कृत की अपभ्रंश, संस्कृत की अपभ्रंश यानी संस्कृत से अब जो है जिसका विकास हुआ है, तो संस्कृत की अपभ्रंश है पाली। ठीक है, तो जैसे पाली का अपभ्रंश कौन है? तो पाली का अपभ्रंश प्राकृत है, प्राकृत का अपभ्रंश अपभ्रंश है, अपभ्रंश का अपभ्रंश अपभट्ट है। ये शब्द जरूर, ये जो टर्मिनोलॉजी है जरूर याद रखिएगा कि अपभ्रंश कैसे कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में संस्कृत का अपभ्रंश है, यानी संस्कृत से जिसकी उत्पत्ति हुई है, इससे डायरेक्ट आप इसे याद रखिएगा। तो संस्कृत का अपभ्रंश क्या है? पाली है, पाली का अपभ्रंश प्राकृत है, प्राकृत का अपभ्रंश अपभ्रंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो हमने बताया था जो ब्राह्मी लिपि है उसी से विकास हुआ है। तो ब्राह्मी लिपि से अधिकतर भाषाओं का विकास हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। मैंने बताया था कि जो वर्तमान प्रचलित रूप है खड़ी बोली है, खड़ी बोली। और ये मुख्यतः कौन सी बोली है? कौरवी है, कौरवी। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली किसमें आ रही थी?
तो छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी है कि राजस्थानी हिंदी है, ठीक है, कि और पूर्वी हिंदी भी दिया हुआ है उसमें। तो आपकी जो छत्तीसगढ़ी है, तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आपकी पूर्वी हिंदी में आती है। तो आपकी जो छत्तीसगढ़ी, देखो इसमें क्वेश्चन दे दिया है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये छत्तीसगढ़ी जो है आपकी हो जाएगी पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में और कौन सा था? और पूर्वी हिंदी में और आपका छत्तीसगढ़ी के अलावा अवधी भी है इसमें, और बघेली भी है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन है बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, बघेली। तो पश्चिमी हिंदी किसमें से नहीं है? बघेली, ठीक है, तो बघेली ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो मैंने बताया था कि भाग 17 और 343 से 351 के बीच में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं। और किस दिन किया गया था? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अब प्रचार प्रसार के लिए बनाए गए थे कई मुख्यालय दक्षिण भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत में हिंदी कम बोली जाती है। तो दक्षिण भारत में चेन्नई में बनाया गया था, और चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो यही है, इसमें संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? इसमें किसका वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए इसमें निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, 351 में ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा जो है आपकी पश्चिमी हिंदी है, ये आपको याद रखना है। काव्य की भाषा है ये, पश्चिमी हिंदी है ब्रज भाषा। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है आपकी बिहारी उपभाषा की बोली है। फिर है क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन था हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली मैंने बताया था कि सौर सेनी अपभ्रंश से, कौरवी भी सौर सेनी में है। तो हिंदी खड़ी बोली आपकी सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आपका आंध्र प्रदेश बनाया गया था सन 1956 में, ठीक है। तो प्रथम राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पे। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? आंध्र प्रदेश का हुआ। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी, ये किस बोली के हैं? ये हैं आपकी पूर्वी हिंदी के, ठीक है। किस उपभाषा के हैं? मैं बोली गलती से बोल दिया, ये आपको बहुत याद रखना है कि बोली कौन सी है, उपभाषा कौन सी है, और अपभ्रंश। ये टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अपभ्रंश क्या है, बोली क्या है, उपभाषा क्या है। ये तीनों सब अलग अलग होते हैं, ये एक ही नहीं होते हैं, ठीक है। कौन सी बोली किस उपभ्रंश की है, किस उपभाषा की है, किस अपभ्रंश की है, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं, इसमें कन्फ्यूज ना हो जाइएगा। बहुत अच्छे से लिस्ट बना के याद करिएगा। तो क्वेश्चन इसमें है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली एक बोली है, ना कि कोई उपभाषा है, ठीक है। तो बघेली हमारी पूर्वी हिंदी उपभाषा का है। और इस उपभाषा में और बोलियां थी, कौन कौन सी थी? बघेली थी, और आपका अवधी थी, और आपका छत्तीसगढ़ी थी, ठीक है।
ये पूर्वी हिंदी क्या है? ये पूर्वी हिंदी आपकी उपभाषा है और ये बोलियां हैं। तो ये अपभ्रंश कौन सा है? अपभ्रंश इसका अर्धमगधी है। देखिए तीनों चीजें अलग अलग हैं। अपभ्रंश, अपभ्रंश है आपका ये अर्धमगधी। आप जब तक इसको कॉलम चार्ट बना के सही से याद नहीं करेंगे ये तब तक याद नहीं होगा। इससे क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। अगर 25 क्वेश्चन आएंगे तो ये अपभ्रंश और बोली और भाषा से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। ज़्यादा आ जाए कम इससे तो आएगा ही नहीं। और अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो हमने बताया था कि 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम जो राजभाषा आयोग गठन किया गया था सन 1955 में किया गया था और इसके अध्यक्ष थे बीजी खेर। बीजी खेर इसके अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है, तो अब शामिल कितनी भाषाएं हैं? 22। तो इसका आंसर हो जाएगा 22। तो अगर इस तरह से पूछा जाता है कि पहले कितने 8वीं सूची में कितनी भाषाएं थी, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका 14 भाषाएं पहले थी और बाद में आपकी 22 भाषाएं जुड़ी हैं। और 8 में से कैसे हमने कैटेगराइज किया था? 1, 3, 4। पहले में 21वें संशोधन, तीसरा जो 71वें संशोधन द्वारा, चौथा 92वें संशोधन द्वारा। पहली भाषा कौन सी थी? सिंधी थी। फिर क्या था? नमक यानी नेपाली। अब माँ से मणिपुरी, का से कोकड़ी। और ये यहाँ पर कौन सी थी? चौथे में थी बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली। और एक ही भाषा है हिंदी भाषा क्षेत्र की जो इसमें ऐड है, वो है मैथिली, जो 8वीं अनुसूची में ऐड है। हिंदी की आदि जननी है, तो हिंदी की आदि जननी आपकी संस्कृत है। ये देखिए सब क्वेश्चन आते हैं। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन स्थल था, तो मैंने बताया था 2018 में जो मॉरिशस में मनाया गया था। और पहला कहाँ मनाया गया था? पहला आपका महाराष्ट्र जिले में नागपुर में मनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? मराठी, गुजराती, हिंदी दिया हुआ है, तो मलयालम जो है आपकी भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपको 14 सितंबर को मनाया जाता है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है, तो प्राकृत से पहले क्या है? प्राकृत से पहले पाली था। ठीक है, तो प्राकृत की पूर्व अवस्था क्या है? पाली है। और पाली का अपभ्रंश क्या है? प्राकृत है। पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म है, तो जो सही युग्म है इसमें खड़ी बोली और बुंदेली, खड़ी बोली और बुंदेली, ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्धमगधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, तो अर्धमगधी में मैंने बताया था कि अर्धमगधी में आपकी जो भाषाएं हैं वो पूर्वी हिंदी उपभाषा है और उपभाषा में कई बोलियां हैं। तो बोलियों में आपकी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी थी, तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है तो उसमें आंसर सही हो जाएगा बघेली। ये देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है, तो देवनागरी लिपि का जो सही विकास क्रम है ब्राह्मी लिपि, तो ये आप इसको भी लिख लीजिए। सबसे पहले आपकी ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि से आपकी बनती है गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद बनती है नागरी, और नागरी के बाद बनती है देवनागरी। मैंने बताया था कि वहाँ के जो लोग थे ब्राह्मण थे, गुजरात के नागर ब्राह्मण थे, तो उन्होंने रचना की थी इसकी। सबसे पहले उन्होंने संस्कृत की रचना की, वो देव भाषा थी, तो नागरी से देवनागरी बन गया। तो पहले ब्राह्मी याद कीजिएगा, नागरी से देवनागरी, देवनागरी अभी है, और देवनागरी के पहले क्या होगा? नागरी होगा, तो ये वाला गुप्त लिपि यहाँ पे फिट हो जाएगा। इस तरह से याद कर लीजिए। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये अवधी की बोली के क्षेत्र हैं। क्षेत्र भी आप भाषाओं का याद रखिएगा। इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो मगही, मैथिली, भोजपुरी, अवधी। तो अवधी का संबंध नहीं है, अवधी अपने इधर की भाषा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अवधी। अवधी का संबंध बिहारी हिंदी से नहीं है। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया?
तो कौन सा दर्जा दिया था? राजभाषा का दर्जा दिया। ठीक। विभाषा किसे कहते हैं? तो हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख जो बोलियां हैं, मैंने बताया था बोली बिल्कुल एक लोकल लैंग्वेज में छोटे स्तर में होती है। जब वही बोली चल के उसमें कुछ साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं, थोड़ा ज़्यादा एरिया में फैल जाती है, तो उसको हम उपभाषा विभाषा बोलते हैं। वही भी जाके फिर भाषा बन जाती है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसके सारे क्वेश्चन हो गए 52। और क्योंकि इसमें नोट्स बनवाने का कोई मतलब है नहीं, आपको बुक से ही से पढ़ना है। नोट्स बनाएंगे तो उसमें भी हम आपको बोलें फिर आप लिखें, तो हमारा मकसद ये है कि जो लोग सेल्फ स्टडी के द्वारा और जो है थोड़ा मेहनत करके इसमें सिलेक्शन पा सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। आप यकीन मान के चलिए कि आप लूसेंट को और आदित्य को अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो 100% आप 25 में से 25 क्वेश्चन करेंगे। तो आप इन 2 बुक के अलावा कोई तीसरी बुक रखिए ना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन फंसे तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए। ये कोई मदद के लिए आप बुक्स देख सकते हैं। कोई मान लो कोई वर्ड फंस जाए, पर्यायवाची कहीं कुछ देखना हो, तो कोई किसी बुक से, हरदेव बारी की भी आती है, पृथ्वीनाथ पांडे की भी आती है, किसी बुक से देख सकते हैं। लेकिन पढ़िए केवल इन्हीं 2 बुक से, ज़्यादा बुक ना पढ़िए तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। केवल लूसेंट और ये, तो इसको आप कई बार रिवाइज कर लीजिए। तो कल हम अब जीएस के क्वेश्चन और कुछ कराएंगे, कुछ बचे हुए हैं। इसके बाद हम भारत का भूगोल चालू करेंगे और हिंदी की अब क्लास नेक्स्ट टाइम में होगी। ठीक, अगले एक एक दिन छोड़ के क्लास होगी। तो अब हिंदी की क्लास अब पहला, अब जीएस की होगी अगले दिन, फिर इसके बाद हिंदी की होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सेल्फ स्टडी करते रहिए, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।